डियर स्टूडेंट, आज मैं एक और टॉपिक लेकर के आई हूँ जो कि क्लास 9 की है और टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर। देखो, आज हम बहुत सारी चीज़ों को कवर करने वाले हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो, मैं कंटेंट अभी एनसीईआरटी बुक से ले रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे जो हैं स्कूल में पढ़ रहे हैं और अभी उनका एग्ज़ाम टाइम है, दे माइट फेस, और मैक्सिमम जो कॉम्पिटिशन्स होती हैं उसमें एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, आपके और भी बहुत सारे डाउट हो सकते हैं जो अदर रेफरेंस बुक से भी है, बहुत सारे स्टडी मटेरियल भी हैं, लेकिन पहले हम जो हमारा बेसिक है दैट इज़ एनसीईआरटी बुक, मैं उसको फॉलो करूँगी। आज हम क्या क्या कवर करेंगे? आज हम कवर करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर, और वो स्टेट्स ऑफ मैटर होंगे सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। फिर हम कवर करेंगे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। देन वी विल डिस्कस क्या डिफ्यूज़न क्या होता है एंड डिफ्यूज़न ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। फिर हम डिस्कस करेंगे कंप्रेसिबिलिटी ऑफ मैटर, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये कुछ हमारे कॉमन चीज़ें हैं जो हम यहाँ से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द वर्ड। तो हम सबसे पहले बात करते हैं व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेट्स ऑफ मैटर। अब स्टेट्स ऑफ मैटर कौन कौन से हो सकते हैं? देखो, ये सॉलिड भी हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू रूल, ये लिक्विड भी हो सकते हैं और ये गैस भी हो सकते हैं। अब ये सॉलिड क्यों है, लिक्विड क्यों है और गैस क्यों है? देखो इस डायग्राम को देखो। इस डायग्राम में अगर ये सॉलिड है तो इनके पार्टिकल्स क्या हैं? दे आर हाईली कंप्रेस्ड। अगर ये लिक्विड है तो इसके पार्टिकल्स क्या है? थोड़े दूर दूर हैं। और अगर ये गैस है तो इसके पार्टिकल क्या है? बहुत दूर हैं। तो कोई भी स्टेट्स ऑफ मैटर क्यों है? इट इज़ बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ पार्टिकल। अगर पार्टिकल कंप्रेस्ड हैं, बहुत नज़दीक हैं, तो वो सॉलिड है। अगर पार्टिकल थोड़े दूर हैं कंपैरेटिवली तो वो लिक्विड है, और पार्टिकल बहुत दूर दूर है तो गैस है। तो इन शॉर्ट हमने ये समझा कि किसी भी मैटर का, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो स्टेट्स है वो डिपेंड करता है उनके पार्टिकल की अरेंजमेंट पे कि पार्टिकल किस तरह से अरेंज्ड है। अब देखो, तुम्हें यहाँ पे एक बात और समझनी पड़ेगी कि हम अगर सॉलिड की बात करते हैं तो हमारे पास बहुत सारी सॉलिड है। अगर मैं बोलूँ कि ये डस्टर जो है ये सॉलिड है, येस ऑफ कोर्स ये सॉलिड है। अच्छा, इस सॉलिड में हमें क्या दिखाई दे रहा है? क्या ये सॉलिड अगर है तो इसकी शेप और साइज़ फिक्स्ड है? येस, वेरी गुड। तो जो सॉलिड होते हैं ना उनके साइज़ और उनके शेप फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये बताओ कि इनके साइज और शेप जो होते हैं वो फिक्स्ड क्यों होते हैं? देखो, अभी मैंने क्या बोला, सॉलिड में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। अब ये बहुत सारे पार्टिकल्स जो होते हैं ना, दे आर हैविंग स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनमें बहुत सारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जैसे मान लो कि ये 4 पार्टिकल या 5 पार्टिकल मैं अपने हाथ में लेती हूँ, ये 5 पार्टिकल है। अब ये 5 पार्टिकल आपस में बिल्कुल स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से आ रहे हैं, तो दे आर मेकिंग अ शेप। तो किसी भी मैटर के साथ भी यही होता है, अगर उनके पार्टिकल के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो वो अपने शेप को मेंटेन करेंगे, ठीक है। तो इनकी साइज और शेप क्या होती है? फिक्स्ड होती है। अभी मैं आपको 1-2 एक्सेप्शन दिखाती हूँ। आप यहाँ देखो, मेरे हाथ में एक रबर बैंड है। अब आपके अकॉर्डिंग क्या है? ये सॉलिड है, येस ऑफ कोर्स। अगर मैं इसको स्ट्रेच करूँ तो ये स्ट्रेच हो जाती है, तो क्या ये अपनी शेप को मेंटेन कर रही है? आप बोलोगे नहीं मैम, ये तो फिर अपनी शेप को मेंटेन नहीं कर रही है, तो फिर आपके अकॉर्डिंग ये सॉलिड नहीं है। बच्चे, ये सॉलिड है। क्यों सॉलिड है? क्योंकि जब तक मैं इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रही हूँ ये अपनी ही पोजीशन में है, लेकिन जैसे ही मैंने कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया इसने अपनी पोजीशन चेंज कर दी। फिर अगर मैं फोर्स हटाती हूँ तो ये वापस अपनी पोजीशन में आ जाता है। तो अल्टीमेटली हाँ, इसके बीच का जो पार्टिकल है वो कंपैरेटिवली लेस वीक है, बट दे आर हैविंग ए स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से वो अपनी शेप को मेंटेन करता है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो ये सॉलिड है। अच्छा, ये मेरे हाथ में एक स्पंज है। देखो, ये स्पंज आपके हिसाब से ये सॉलिड होगा? ऑफ कोर्स आपको एक शेप में दिख रहा है, लेकिन मैंने जब इसे प्रेस किया तो इसने अपनी शेप को चेंज कर दिया। तो क्या ये सॉलिड नहीं है? ये अभी भी सॉलिड है। ये प्रेस करने पे अपनी शेप को क्यों चेंज कर दे रहा है? क्योंकि प्रेस करने से इसके अंदर जो माइन्यूट होल्स है उनके अंदर एयर फिल्ड होती है। जब मैं प्रेस करती हूँ ना तो वो एयर बाहर निकल जाती है, लेकिन स्टिल ये सॉलिड है, क्योंकि जब छोड़ती हूँ मैं, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाना छोड़ते हैं तो ये वापस अपने पोजीशन में आ जाती है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे मान लो कि आपने सॉल्ट को लिया और वाटर में डिज़ोल्व कर दिया, तो सॉल्ट जो है वो वाटर में डिज़ोल्व हो गया, तब आप क्या कहेंगे? सॉल्ट सॉलिड नहीं है? सॉल्ट सॉलिड है बेटा। सॉल्ट के जो पार्टिकल्स हैं वो एक इंडिविजुअल पार्टिकल्स के रूप में है, और वो पार्टिकल्स जो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है ना उसमें चली गई,
इसलिए वो सॉल्ट आपको दिखाई नहीं दे रही है, अदरवाइज दे आर ऑल्सो हैविंग देयर शेप। तो यहाँ से हमने ये समझा कि जो सॉलिड होते हैं उनके फिक्स साइज, फिक्स शेप भी होते हैं और इनके वॉल्यूम भी फिक्स हो सकते हैं, आप कह सकते हो, लेकिन मेनली हम बात करते हैं इनके साइज और शेप फिक्स होते हैं। अब हम बात करते हैं लिक्विड की। देखो ये हमने लिक्विड यहाँ पे ड्रॉ किया है। अब लिक्विड में हमने क्या देखा कि पार्टिकल्स जो हैं वो थोड़े दूर दूर हैं, यानी कि इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो सॉलिड से कम होगा। वेरी गुड। अच्छा, ये फ्लो कर सकते हैं ना, ये इसका साइज फिक्स नहीं होगा, सो नो साइज, साइज इसकी फिक्स नहीं होगी। क्या इसका वॉल्यूम फिक्स होगा? देखो जैसे मैंने आपके पास एक टेस्ट ट्यूब लिया हुआ है, बीकर लिया हुआ है और बीकर ये 40 ml है। अगर मैं इस पानी को किसी और चीज़ में डालूं तो क्या ये अपनी वॉल्यूम को चेंज करेगा? नहीं, इसकी वॉल्यूम हमेशा सेम रहेगी। ये 40 और 50-60 के बीच में, मतलब मैंने 50 ml वाटर लिया है तो ये 50 ml ही रहेगी, यानी कि इसकी वॉल्यूम फिक्स रहेगी। हाँ, ये जिस कंटेनर में डालोगे उस कंटेनर की शेप चेंज कर लेगी। अगर मान लो मैंने इसे किसी बाउल में डाल दिया, किसी प्लेट में डाल दिया, स्पून में डाल दिया, तो ये अपनी शेप को चेंज कर सकती है, लेकिन इसकी वॉल्यूम फिक्स्ड होगी। तो इसकी कोई साइज तो नहीं होती, शेप नहीं होती, लेकिन जिस कंटेनर के अंदर डालोगे उसकी शेप ले सकता है। सो इट एक्वायर शेप ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट की शेप ले सकता है और वॉल्यूम रिमेन सेम। ठीक है, इसकी वॉल्यूम सेम होगी, ठीक है ना, चेंज नहीं होगी। अब हम बात करते हैं गैस की। अब देखो आपकी गैस में पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं। आपने देखा है कभी जो सिलेंडर से बलून में एयर भरते हैं, एक छोटा सा सिलेंडर होता है, दे आर फिलिंग एयर कॉन्टीन्यूसली। क्यों भाई? बहुत सारे बलून में एयर आ जाती है। क्यों? क्योंकि गैस के पार्टिकल बहुत दूर दूर फैलते हैं, है ना, वो लगातार ट्रैवल करते हैं क्योंकि इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है। तो गैस में ना ही कोई फिक्स शेप है, ना ही कोई फिक्स साइज है। ठीक है, और इनकी वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होगी ये जिस कंटेनर में, लेकिन गैस के साथ एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टी है कंप्रेसिबिलिटी की। जैसे बलून को आप जितना चाहो कंप्रेस कर सकते हो। अब आपको कंप्रेसिबिलिटी समझाने के लिए मैं एक पिस्टन भी लेकर के आई। देखो ये पिस्टन में आपको दिखाई दे रहा होगा, इस पिस्टन के अंदर कुछ भी नहीं फिल्ड है, कुछ भी नहीं फिल्ड है ना, आपको दिख रहा है? ठीक है, अब देखो अगर इस पिस्टन को मैं प्रेस करती हूँ तो ये बहुत आसानी से प्रेस हो जाएगा और बिल्कुल लास्ट तक ये पहुंच जाएगा। अब आप इमेजिन करो कि अगर इस पिस्टन में मैंने पानी भर दिया तो क्या ये उतनी आसानी से कंप्रेस हो जाएगा? चलो मैं आपको, हालांकि मैंने यहाँ पे एक कैप लगा रखा है, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ। मैं इस पिस्टन में पानी भरती हूँ, ठीक है, मैंने कैप लगाया हुआ था वैसे, लेकिन फिर भी यहाँ से थोड़ा सा पानी निकल रहा है, बट कोई बात नहीं, आपको जो दिखाना है मुझे आई कैन। अब देखो यहाँ पे पानी है ना बेटा, अब मैं इस पानी को अगर यहाँ से प्रेस करती हूँ तो ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा कंपैरेटिवली जाने में। ठीक है, और जैसे ही पानी निकला, एयर आ गया, यहाँ पे स्पेस काफ़ी है तो एयर को हम कंप्रेस कर सकते हैं। अब अगर इसकी जगह पे मान लो कि मैंने सॉलिड लिया, मैंने थोड़ा सा आटा ले लिया या कोई भी सॉलिड ले लिया, ठीक है, देखो मैंने सॉलिड इसके अंदर फिल कर दिया। ठीक है, अब ये देखो, अब मैं इसको कंप्रेस करने की कोशिश करती हूँ तो क्या ये सॉलिड जो है ये कंप्रेस हो जाएगा आसानी से? देखो ज़रा, देखो मैं इसको कंप्रेस करने की कोशिश कर रही हूँ, ये यहीं पर आकर के पिस्टन रुक गया। सो इट्स वेरी टफ। तो सॉलिड की जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो बहुत कम होती है, जबकि लिक्विड उसके कंपेयर में कंप्रेसिबल होते हैं और जो गैस होते हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। तो यहाँ से हमें एक और पॉइंट ये समझ में आया कि अगर हम बात करें कंप्रेसिबिलिटी की तो सॉलिड जो होगा मैं कंप्रेसिबल लिखती हूँ और जो सॉलिड होगा वो क्या होगा? सबसे लेस। सॉलिड से ज़्यादा कंप्रेसिबल कौन होगा? लिक्विड। और लिक्विड से ज़्यादा कौन होगा? गैस। तो हाईली कंप्रेसिबल कौन होगा? गैस। वेरी गुड। और देन लिक्विड। गैस क्यों कंप्रेसिबल हो रहा है? क्योंकि उनके बीच के पार्टिकल बहुत दूर दूर है, तो इनके बीच में काफ़ी स्पेस है और इसी स्पेस की वजह से हम आसानी से जब दबाते हैं
तो ये एयर जो है इनके पार्टिकल थोड़े नज़दीक आते हैं। जैसे आपके घर में एलपीजी आती है, तो एलपीजी क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। अब वो गैस थी ना, तो उसके पार्टिकल दूर दूर थे, हमने क्या किया, उसको प्रेस कर दिया तो उनके पार्टिकल थोड़े नज़दीक आ गए, वो थोड़े से लिक्विफाइड हो गए, यानी पार्टिकल नज़दीक आकर के गैस से लिक्विड में चेंज हो गया। जैसे सीएनजी है, क्या फुल फॉर्म होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। वहाँ पे हम उसे कंप्रेस करते हैं, यानी कि हाई प्रेशर के साथ उसे, टेम्परेचर को कम करते हैं, प्रेशर हाई कर देते हैं, जिससे हम उसे एक पाइपलाइन में सप्लाई कर सकते हैं। तो अभी तक आपको मैंने क्या बताया? सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। अब रफली अगर हम इसको रिवाइज करें तो सॉलिड स्टेट की फिक्स शेप साइज होती है, ठीक है। सॉलिड स्टेट में जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो मिनिमम होती है। अच्छा, अगर डिफ्यूज़न की बात करें तो सॉलिड क्या आसानी से डिफ्यूज़ हो जाएगा? अगर मान लो मैं इस पानी में पत्थर को डालूं तो क्या पत्थर आसानी से मिक्स हो जाएगा? नहीं। तो सॉलिड की जो डिफ्यूज़न होती है वो कंपैरेटिवली कम होती है, लेकिन कुछ सॉलिड आसानी से मिक्स हो सकते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ पे सॉल्ट लेती और सॉल्ट को डिज़ोल्व कर रही होती, तो क्या सॉल्ट डिज़ोल्व हो जाएगा? हाँ। तो सॉलिड जो है वो वाटर में, मतलब लिक्विड एक ऐसा मीडियम है जिसमें कुछ सॉलिड भी डिज़ोल्व हो सकते हैं। अगर मैं लेमनेड लूँ तो लिक्विड में लिक्विड डिज़ोल्व हो सकता है, और अगर मैं इसमें ऑक्सीजन लूँ या कोई और गैस लूँ वो और आसानी से डिज़ोल्व हो सकता है। अब आप मुझे बताओ कि जो डिफ्यूज़न है वो किसकी हाई है? सॉलिड की हाई है डिफ्यूज़न, लिक्विड की हाई है डिफ्यूज़न, या गैस की डिफ्यूज़न? यस, वेरी गुड। सो गैस की डिफ्यूज़न हाई है। अच्छा, गैस की डिफ्यूज़न लिक्विड में क्यों ज़रूरी है? आप सोचो। देखो, गैस, मान लो आप एक एग्जांपल ले लो ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन को आपने वाटर में डिज़ोल्व कर दिया, तो ये किसके लिए ज़रूरी है? यस, एक्वेटिक प्लांट्स और एक्वेटिक एनिमल्स के लिए। दे आर डूइंग रेस्पिरेशन, दे आर लिविंग इन वाटर, सो दे आर टेकिंग ऑक्सीजन हेयर। तो हमने यहाँ पढ़ा, क्या क्या पढ़ा हमने? डिफ्यूज़न। अच्छा, डिफ्यूज़न होता क्या है? डिफ्यूज़न का मतलब होता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में मिक्स होना। गॉट इट? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में मिक्स होना। जैसे मैंने यहाँ पे सॉलिड को वाटर में डाला एंड दे गेट मिक्स्ड, तो दिस इज डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न फ्लो होती है किसी भी चीज़ की। डिफ्यूज़न आप ये भी कह सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ गैस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, हमने डिस्कस किया कंप्रेसिबिलिटी, जो अभी मैंने आपको पिस्टन के साथ दिखाया। देखो, अभी भी आपको दिखाई दे रहा है सॉलिड में कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम थी। और अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, वो है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। इसके लिए मैं जरा सा बोर्ड को रब करती हूँ। यहाँ तक आपको टॉपिक क्लियर है? बाकी इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ मटेरियल देने की कोशिश करूँगी आज। ओके, सो नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट मैटर चेंज इट्स स्टेट। अच्छा, मैटर कैसे अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है? अभी तो हमने तीन पढ़ लिया कि एक सॉलिड है, एक लिक्विड है और एक गैस है। वेरी गुड। लेकिन कोई भी चीज़ सॉलिड से लिक्विड में कब आती है, लिक्विड से गैस में कब आती है? अच्छा, आप इस डायग्राम को देखो, ये सॉलिड, देन लिक्विड एंड देन गैस। यहाँ तक तो आपको पता है कि हमने इसे हीट किया, फिर हमने इसे हीट किया, ठीक है। लेकिन अगर गैस से लिक्विड हो रही है तो क्या होगा? ये कूल है ना, हम इसे कूल करेंगे। अगर हम लिक्विड से सॉलिड में करेंगे तो कूल करेंगे। अब इसी दौरान कुछ चेंजेस आएंगी दैट वी हैव टू डिस्कस हियर। ठीक है, अभी देखो, अब मान लो कि तुम्हारे पास एक सॉलिड है, कोई भी सॉलिड है तुम्हारे पास, और तुमने इस सॉलिड को हीट करना शुरू किया। अब देखो, सॉलिड के अंदर के पार्टिकल्स छोटे 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 बहुत सारे हैं ना। अब ये सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं दे नीड टू मूव। क्यों मूव कर रहे हैं? क्योंकि उसको इतनी हीट मिल रही है ना कि उस हीट से जो उसके अंदर एनर्जी है हीट की, वो हीट एनर्जी इसके पार्टिकल के जो काइनेटिक एनर्जी है, मतलब जिसकी वजह से कोई ऑब्जेक्ट मूव करती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जा रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि उसको हीट एनर्जी मिल रही है। अब वो तेजी तेजी भागना शुरू करेगा। आप इमेजिन करो, आप बेयर फुटेड हो, गर्मी का महीना है, आपने स्लीपर नहीं डाली और ऑल ऑफ सडन आप बाहर जाते हो फ्लोर के ऊपर, क्या होगा? क्या आप अपने पैरों को रख पाओगे? नहीं रख पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको इतनी हीट एनर्जी मिल रही है कि आपकी बॉडी वाइब्रेट कर रही है एंड यू स्टार्ट टू डांस देयर, क्योंकि आप टॉलरेट नहीं कर सकते उस हीट को। तो यहाँ पे भी यही सिचुएशन है, जब आप हीट करते हो ना तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत तेजी से
मूव करने लगते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं और वो इधर उधर भागने लगेंगे। जब वो इधर उधर भागने लगेंगे तो क्या होगा, मैंने आपको बोला था ना कि सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है। तो ये जब इधर उधर भागने लगते हैं तो इनके बीच का जो अट्रैक्शन है, जो बीच का फोर्स है, वो कम होने लगता है। और वो कम कर कौन रहा है, वो कर रहा है हीट एनर्जी। मान लो कि आपने आइस लिया और अगर आप आइस को हीट कर रहे हैं, ठीक है, आइस को आपने हीट किया, अब ये आइस से लिक्विड में चेंज हो गया। तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि अगर आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे है तो आपके हिसाब से जब ये लिक्विड होगा तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाना चाहिए, ये 1 डिग्री 2 डिग्री हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखो, जब आप आइस को हीट करते हो ना तो आइस के पार्टिकल हीट एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी उनको मिलती है और वो उनके बीच का जो फोर्स है ना वो कम होने लगता है, वो वाइब्रेट करने लगते हैं। तो ये जो हीट एनर्जी है ना, वो हीट जो भी आप दे रहे हो एनर्जी, वो हीट एनर्जी उनके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने में खर्च हो रहा है। यानी कि वो एनर्जी अभी उस कंटेनर में तो है, उस कंटेनर में, उस बीकर के अंदर तो है, लेकिन वो एनर्जी उसका टेम्परेचर राइज नहीं कर रही है, बल्कि उन पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था ना उसको तोड़ रही है, उनको दूर कर रही है, ताकि वो सॉलिड से लिक्विड में हो। तो वो एनर्जी क्या है, एक्चुअली छुपी हुई है, हिडन है, और इस हिडन एनर्जी को बोलते हैं लेटेंट हीट। क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट, अगर मैं आपसे बात करूं कि लेटेंट हीट क्या होता है, तो लेटेंट हीट होता है हिडन एनर्जी। डेफिनिशंस आपके बुक में गिवन है। सो लेटेंट हीट क्या होती है? लेटेंट हीट ये होती है हिडन एनर्जी which is used to overcome the force of attraction. किसका? पार्टिकल का। वेरी गुड। सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। ओके, फिर पार्टिकल्स के बीच की एनर्जी को कम करने में हेल्प करती है। तो ये है लेटेंट हीट। ठीक है, अब देखो, जब ये सॉलिड से लिक्विड में चेंज हुआ तो ये क्या हुआ? ये मेल्ट हुआ। मेल्ट हुआ ना, इसको क्या कहते हैं? मेल्ट। अच्छा, मेल्ट हुआ तो क्या हुआ? वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गया, तो ये कहलाता है फ्यूज। यानी कि अगर मैं बात करूं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? ये होता है अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी required to change 1 kg of solid into liquid। ठीक है, ये क्या है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इंटू लिक्विड। सॉलिड से लिक्विड में हुआ, यानी कि फ्यूजन हुआ, और ये एक्चुअली क्या है? हिडन है। इसमें टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, इसमें सिर्फ वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है। तो दिस इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? आई थिंक आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा। तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अभी 2 पॉइंट रह रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बेटा? देखो, मेल्टिंग पॉइंट एक मिनिमम टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे कोई भी ऑब्जेक्ट मेल्ट करने लगती है। जैसे मैंने आइस को रखा एक बीकर के ऊपर और मैंने उसको हीट करना शुरू किया, तो एट व्हाट टेम्परेचर इट स्टार्ट टू मेल्ट, दैट विल बी मेल्टिंग पॉइंट। मैंने आइस को जब वाटर हीटर के ऊपर रखा तो एक मिनिमम टेम्परेचर जब ये सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो गई, एंड दिस इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एंड देन वी हैव टू टॉक अबाउट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, सॉरी, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, सो ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है? देखो, आपके पास लिक्विड है, ठीक है, आपके पास लिक्विड है, आपने इसे स्टीम किया, मतलब आपने इसे स्टीम में कन्वर्ट किया।
तो आप क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं ना, ठीक है। अच्छा, वाटर किस टेम्परेचर पे बॉईल होती है, 100 डिग्री सेल्सियस पे, वेरी गुड। तो मान लो कि आपने वाटर लिया और वाटर जो था वो आपने जो भी टेम्परेचर ले लो, 30 डिग्री 40 डिग्री जो भी टेम्परेचर ले सकते हो, और वाटर का जो टेम्परेचर है जब आपने उसको लिक्विड से स्टीम में चेंज किया तो आपने 100 डिग्री सेल्सियस और ज़्यादा दिया उसको टेम्परेचर। हाँ, ये टेम्परेचर आप वॉल्यूम राइज नहीं होगी, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि टेम्परेचर बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि जब आप 100 डिग्री टेम्परेचर दे रहे हो तो लिक्विड के पार्टिकल्स नज़दीक नज़दीक थे, तो ये हीट कंज्यूम हो रही है लिक्विड के पार्टिकल्स को ओवरकम करने में, लिक्विड के पार्टिकल्स को दूर करने में, और धीरे धीरे ये लिक्विड जो है वो गैस में, स्टीम में चेंज हो जाएगी। तो यहाँ भी जो टेम्परेचर है वो छुप गया, उसने टेम्परेचर बढ़ाया नहीं, वो उसी कंटेनर के अंदर है, वो उसी मटीरियल के अंदर है, और स्टीम जो है उसकी एक्चुअल जो एनर्जी होती है वो लिक्विड से ज़्यादा हो गई। क्यों? क्योंकि एक तो लिक्विड का टेम्परेचर जो उसका है 30-40 जो भी आपका लिक्विड आपने लिया, प्लस 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और है जो उसके अंदर छुपी हुई थी, जिसने उसे लिक्विड से गैस के अंदर चेंज किया। जैसे आपने अगर देखा होगा कि कभी आप रोटी बनाते हैं तो रोटी जो है, रोटी को तवे से उतारते ही आप देखते हैं कि वो रोटी फूलने लगती है। क्यों फूलती है? क्योंकि जब आप आटे की डो बनाते हो तो उसके अंदर आपने पानी डाली थी, अब जैसे ही वो हीट होता है तो पानी क्या होता है, वेपर बन जाता है, जिससे रोटी फूल जाती है। अब गलती से वो रोटी जो है थोड़ी सी फूट सी गई, उसका वेपर एकदम से बाहर आता है और इतना तेज बर्न होता है कि आपके लिए वो बिल्कुल अनटॉलरेबल है। क्यों है? क्योंकि वो स्टीम के अंदर 100 डिग्री सेल्सियस अंदर छुपा हुआ था टेम्परेचर, जो उसे लिक्विड से स्टीम में चेंज कर रहा था। सो इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो मैं आपको बता सकती हूं कि स्टीम में मोर एनर्जी है, ठीक है। और एनर्जी किस रूप में है? वो एनर्जी छुपी हुई है हीट के रूप में, लेटेंट हीट के रूप में। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी अगर आप बोले तो आप यही बोलेंगे कि अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, amount of heat energy which is required to change liquid into gaseous state of fusion। ठीक है, ये तो था, ये सारी डेफिनेशंस, कुछ डेफिनेशंस मैं आपको अपने लिंक में शेयर करूंगी। एंड इन शॉर्ट बॉइलिंग पॉइंट, अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं दे आर दैट टेम्परेचर ऑन विच एनी ऑब्जेक्ट स्टार्ट टू बॉयल, यानी कि किसी भी वो टेम्परेचर जिस पे मैक्सिमम टेम्परेचर भी आप कह सकते हैं जिस पे कोई ऑब्जेक्ट बॉयल हो, एंड दिस टेम्परेचर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। बेटा देखो इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी बहुत है, लेकिन आपको इस पॉइंट से बहुत सारे आंसर्स मिल गए होंगे। अगर आपको दिक्कत होगी तो मैं सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लूँगी। सो दिस इज ऑल विच आई हैव डिस्कस्ड। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी तो एक और टॉपिक लूँगी, एंड आई होप कि उसमें आपके चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे। एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं इस चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास डिस्कस करूँगी, ठीक है। सो टिल देन बाय ऑल ऑफ यू।